Good morning and a very, very happy morning. We are reading Be Your Future Self Now, written by Benjamin Hardy. We are on page number 95 और सच्चाई नंबर 4 करने जा रहे हैं। और वो कहता है कि जितना विविड यानी आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से पता हो कि एकदम क्लैरिटी में डिटेल्ड बिल्कुल कि मैं अपने फ्यूचर सेल्फ में क्या चाहता हूँ, उतना ही तेज़ी से आप उसकी तरफ बढ़ेंगे। उसका कारण क्या है? हमारा फ्यूचर सेल्फ का आधार क्या है? जो भी हम हैं और जिसको हम मेजर कर रहे हैं, अच्छा ये यहाँ तक पहुँचा, अच्छा ये यहाँ तक पहुँचा, वो चीज़ ग्रो कर जाती है। बिजनेस का भी यही सिद्धांत है। तो यहाँ पे एरियाना हफिंगटन लिखती हैं कि व्हाट प्री ऑक्यूपाइज अस इज़ द वे वी डिफाइन सक्सेस। जिस चीज़ से हम बिल्कुल ऑक्यूपाइड होते हैं, बिल्कुल उसी के बारे में सोचते हैं, वहीं से हम सक्सेस को, सफलता को डिफ़ाइन करते हैं। सेठ गोडिन कहते हैं, यू सी वॉट एवर इट इज़ यू आर मेजरिंग। आपको जो आप मेजर करते हो ना, वही दिख रहा होता है, बाकी चीज़ें आपको पता भी नहीं लग रही होती। यहाँ पे बेंजामिन खुद अपने 14 साल के बेटे कैलब का एक एग्जाम्पल देते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा टेनिस प्लेयर है और वो 3 से 5 लेसन्स हर वीक करता है, मल्टीपल टूर्नामेंट्स के अंदर हर महीने जाता है। लेकिन पिछले पूरे 1 साल में उसने जितने टूर्नामेंट्स खोले, बहुत एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करने के बाद में भी, अपने कॉम्पिटिटर से बेटर खेलने के बाद में भी वो हारता रहा। कैलब का कोच उसको साइड में लेकर गया और उसको पूछा कि तेरा फ्यूचर क्या है? तेरे पास बहुत पोटेंशियल है, तुमको क्या कॉलेज के लिए खेलना है? और उसने फिर कैलब को बताया कि टेनिस एकेडमी उसको हेल्प करेगी और स्किल को डेवलप करने के लिए, अगर वो कॉलेज के लिए खेलेगा। लेकिन इस हायर लेवल ऑफ एकेडमी में जाने के लिए जो यूनिवर्सल टेनिस रैंकिंग है, जिसे UTR बोलते हैं, उसमें आपको अपने स्केल में को 1 to 16.75 पे लेके जाना पाता है। तो बेंजामिन कहते हैं, मैंने और कैलब ने बैठ के UTR सब सिस्टम को पूरा समझा, उसके टॉप प्रोज देखे कि भाई क्या है, दूसरे प्लेयर्स को देखा जो खेल रहे थे, कॉलेजेस को स्टडी किया जहाँ पे वो उसको अटेंड करना चाह रहा था। और जनवरी 4, 2022 में नोवैक जोकोविक, हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो, वो नंबर 1 टेनिस प्लेयर रहे हैं इन द वर्ल्ड और UTR रैंकिंग के अंदर 16.26 है। सेरेना विलियम्स जो हैं वो सेकंड रैंक करती हैं फीमेल इन यूनाइटेड स्टेट्स, और उनकी जो UTR रैंकिंग है 12.53 है। ओवर द 2 months कैलब, अब इसको मेजर कर रहा था ना, वो अपनी UTR रैंकिंग 1.54 से 2.8 पे ले आया। कैसे हुआ? अब उसको ये मालूम था कि अगर वो अपने मनपसंद कॉलेज में जाना चाहता है तो उसकी जो UTR है वो 9 तो कम से कम होनी चाहिए। अब उसके पास में एक बिल्कुल क्लियर नेक्स्ट माइल मार्कर था कि भाई मेरे को अब इसको यहाँ लेके जाना है और फिर इसको यहाँ लेके जाना है, ताकि वो उस एकेडमी को अटेंड कर सके। जैसे ही एक क्लियर गोल बना, मेजरिंग प्रोसेस बना, उसने एक ही साथ में 9 मैचेस को जीता। और यहाँ पर कारण था, UTR स्कोर को बढ़ाने के लिए इन मैचेस को जीतना ज़रूरी था। तो बिल्कुल यहाँ पे क्लियर मेजरेबल माइलस्टोन थे, जिसको कैलब उनसे मोटिवेटेड हुआ और बहुत ही इफ़ेक्टिव हो गया। कैसे वो प्रैक्टिस करता था, किस स्ट्रैटेजी से वो अपने टूर्नामेंट को प्ले करता था। पहले जब वो प्रैक्टिस कर रहा था तो उसकी प्रैक्टिस मेजरिंग प्रोसेस के अंदर नहीं थी, और ना ही वो कहाँ कनेक्टेड थी, बहुत ही लॉन्ग टर्म फ्यूचर से। ऐसा नहीं था कि राइट नाउ उसको उसके अभी के फ्यूचर से कनेक्टेड थी वो। नाउ कैलब फ्यूचर सेल्फ इज़ एब्सोल्युटली विविड, डिटेल्ड, मेजरेबल, कि उसको UTR रैंकिंग अपनी 10 से ऊपर लेके जाना है। अब वो जीतना चाह रहा था। तो सच्चाई, ट्रुथ #4 क्या है कि जितना भी मेजरेबल और डिटेल्ड आपका फ्यूचर सेल्फ होगा, उतनी ही तेज़ी से आप अपने उद्देश्य की तरफ चलेंगे। इफ़ेक्टिव प्रोग्रेस तब आती है जिस समय आपके पास में कोई उसका नाप दंड करने का मैट्रिक होता है, अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए बिल्कुल क्लियर दृष्टिकोण और विजन होती है, और आपके पास क्लियर माइल मार्कर होते हैं। अच्छा मैं यहाँ पहुँच गया, अच्छा मैं यहाँ पहुँच गया, अच्छा मैं यहाँ पहुँच गया। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप हमेशा वॉन्डर करेंगे, इधर उधर घूमते रहेंगे।
बहुत ही कॉमनली डिपिक्ट भी किया गया और देखा भी गया है कि जो लोग घूमते नहीं रहते सारे काम करने के बाद में भी, उन्होंने ये देखा है कि जनरली यहाँ पे डायरेक्शन की क्लैरिटी नहीं होती है, इसके वजह से ऐसा होता है। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट जो बायोलॉजिकल साइबरमेट्रिक में है, वो अपने पार्टिसिपेंट को एक बहुत ही गहरे जंगल में ले गई और उनको सिंपल इंस्ट्रक्शन थी कि उनको सीधी एक लाइन के अंदर चलना है। लेकिन अब यहाँ पे कोई भी लैंडमार्क नहीं थे, कोई भी उनके पास में कुछ ऐसा नहीं था जिससे कि अपनी वो डायरेक्शन को देख पाते। हर एक को अपनी सेंस ऑफ डायरेक्शन के ऊपर, अपनी एबिलिटी के ऊपर ही ध्यान देना था और एक फुट को एक एक के आगे ले जाते हुए वो सोचते हम सीधे 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 चलेंगे। बाद में जब बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था उनसे बात की गई, तो वो बहुत ही कॉन्फिडेंट थे कि वो रास्ते से बिल्कुल भी यहाँ वहाँ नहीं हुए हैं, डिविएट नहीं हुए हैं। उसके बाद में भी उन्होंने ये देखा कि वो 20 मीटर के टाइट लूप के अंदर चल रहे थे। इसी तरह से जो लोग होते हैं ना, अगर उनके पास में कोई भी रिलायबल क्यूज़ नहीं होते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो वो गोल गोल घूमते रहते हैं। किसी ने बोला कि उनकी एक टांग लंबी छोटी होगी इसलिए शायद वो ऐसा करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। रिसर्च और स्टडी ने ये बताया कि अनसर्टेनिटी कि स्ट्रेट हमारे आगे क्या है, दिस लीड्स टू इट। तो बिना क्लैरिटी कि आपके लिए सीधा रास्ता कौन सा है, आप कितना भी सोच के बहुत वॉलेंटरी प्रोग्रेस कर रहे हैं, अब एक कदम के आगे दूसरा कदम रख रहे हैं, तो भी आप गोल घूम ही जाते हैं। तो कहने का अभिप्राय क्या है, अगर आपके जीवन में आपके लिए क्लियर गोल नहीं है ना, आपके लिए टेंजिबल माइल मार्कर नहीं है कि हाँ अब मेरी ये प्रोग्रेस हो रही है, अब मेरी ये प्रोग्रेस हो रही है, मुझे यहाँ जाना है, आप गोल गोल घूमते ही रह जाएंगे। सो आपको अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए ये समझ लीजिए, उसे बिल्कुल विविड बनाना है, डिटेल्ड बनाना है और मेजरेबल बनाना है। मुझे लग रहा है ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी ओपनिंग है। यहाँ ठीक काम कर रहा है मेरा बिज़नेस, पर जैसा प्रोग्रेस मैं चाहती हूँ वैसा नहीं है। तो मुझे लगता है मैंने मेरे लिए कुछ मार्कर नहीं बनाया है कि इस मंथ मुझे ये करना है या एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे ये करना है। ऑफ कोर्स प्रोग्रेस चाहिए, बट उसको मेजरेबल नहीं बनाया। सो आई थिंक आई विल वर्क ऑन दिस टुडे। थिंक नहीं, आई एम श्योर आई विल वर्क ऑन दिस टुडे। आप करेंगे कि नहीं ये बताइए। एक और एग्जाम्पल पेज नंबर 98 पर है। जापानीज स्केट बोर्डर है यूटो हैरिगोन। ये एक एग्जाम्पल है जो 2017-2021 के अंदर वो एक एवरेज प्रो स्केटर से एक बिल्कुल वर्ल्ड के टॉप रैंकिंग स्केटर मिल गए। उन्होंने स्केट बोर्डिंग को सीरियसली लिया 2010 में, जब वो 11 साल के थे। 2013 के अंदर वो जापान के एक टॉप स्केट बोर्डर्स के अंदर जाने जाते थे। लेकिन उनको ये पता था कि जापान अमेरिका से बहुत ही पीछे है। उन्होंने 2014 में 15 साल की उम्र के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक स्केटिंग कॉन्टेस्ट के अंदर हिस्सा लिया। 17 साल के अंदर यूटो कैलिफोर्निया में ही रहने लग गए, जो कि स्केट बोर्डिंग का एक मैका था। उन्होंने अपने परिवार को छोड़ा ताकि वो वर्ल्ड के प्रो स्केटर बनने का सपने को पूरा कर सकें। उन्होंने बहुत बड़े बड़े कॉन्टेक्स्ट में लेकर पार्टिसिपेट किया, लेकिन वो 1 साल के बाद में भी कहीं भी जीतने के पास में नहीं थे। तो उन्होंने सोचा कि यार मैं क्यों स्ट्रगल कर रहा हूँ, और उन्होंने देखा कि जो अमेरिकन स्केट बोर्डर्स ट्रिक करते थे ना, वो वैसा ही कर रहे थे। उनकी कोई स्टाइल में कोई डिस्टिंक्शन नहीं थी, कि कोई डिफरेंट नहीं थी। तो उन्होंने ये सोचा कि अब वो पहले स्केट बोर्डिंग के जो फंडामेंटल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, उनको प्रिसीजन के साथ में प्रैक्टिस करेंगे और सबसे ऊपर आ जाएंगे, और फिर अपना एक स्टाइल डेवलप करेंगे। कुछ ऐसे ट्रिक्स डेवलप करेंगे जो कॉम्पिटिटर्स ने कभी सोचे ही ना हो। इसके लिए पैब्लो पिकासो ने बोला है, लर्न द रूल्स लाइक अ प्रो सो यू कैन ब्रेक देम लाइक एन आर्टिस्ट। मीन्स किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उसका पूरा सिद्धांत सीखें और फिर उसके बाद में उसे उन सिद्धांतों को इस तरह से तोड़ें जैसे कि आप आर्टिस्ट हैं, वो आपके फेवर में हो जाए। 2016 से 2019 में यूतो ने ये अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दिया, मुझे ये छोटे छोटे गोल करने हैं, मुझे ये जीतना है, मुझे वो जीतना है। तो ऐसा उसने, और बिल्कुल लेज़र फोकस्ड हो गए वो। उनके इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मेरे को ये रोज़ की प्रैक्टिस बहुत ही हेल्प करती थी। उन्होंने अपना विजन फ्यूचर सेल्फ रखा अपने एलिमेंट्री स्कूल ईयर बुक के अंदर, टू बिकम द बेस्ट स्केट बोर्डर इन द वर्ल्ड। और उसके लिए उन्हें मास्टर क्राफ्ट्समैन बनना था एज अ स्केट बोर्डर। उन्होंने घंटों
लगाए इमेजिन करने के लिए, इनोवेटिव ट्रिक्स को प्रैक्टिस किया और उसको नए नए स्टाइल सीखे। राइटर कहता है कि यूट्यूब जब प्रैक्टिस करते थे तो ये एक आँखों के लिए बहुत ही विजुअल फीस्ट थी, इतना प्रिसीजन, इतना इंटेलिजेंट डिज़ाइन, ट्रिक्स बिल्कुल पॉलिश थे, टेक्निकल थे और बिल्कुल सीमलेसली परफॉर्म्ड थे। इन सालों के अंदर उनका फोकस, उनका बिल्कुल कंसंट्रेशन और डेलिब्रेट प्रैक्टिस बहुत थी और अब उन्होंने compete करना शुरू किया और जीतना शुरू करा। एक बिल्कुल अननोन स्केटर ग्लोबली फेमस हो गया। जो एक आम स्केटर का स्टाइल होता है उससे सबसे ज़्यादा इलीट एंड यूनिक कॉन्टेस्ट स्केटर वो बने। 2019 में मिनेसोटा में वो सेकंड रेड स्केटबोर्डर बने वर्ल्ड के और उसके बाद में उन्होंने अपना फोकस 2020 टोक्यो ओलंपिक के ऊपर लगाया और वहाँ पे पहली बार स्केटबोर्डिंग को एज अ सब्जेक्ट लिया गया था। कोविड की वजह से ये जो ओलंपिक्स थे 2021 में हुए तो यूटो को एक साल का और मौका मिला कि वो अपने आप को ट्रेनिंग कर पाते। ड्यूरिंग द टूर्नामेंट यूटो रॉक सॉलिड कंसिस्टेंट थे, बिल्कुल फोकस थे। उनके ट्रिक ऐसे थे कि जो आज से अगले दशक के हों, उनका स्टाइल बिल्कुल प्रिसाइज था। वो अपने देश के लिए ओलंपिक गोल्ड जीत के लाए। उन्होंने अपने बचपन के सपने को पूर्ण किया। तो ऐसा क्यों हुआ? वो ऐसा इसलिए हुआ कि उन्होंने एक डिटेल्ड अपने लिए रास्ता चुना, बिल्कुल एक कारीगर की तरह चुना। और उन्होंने सिर्फ यही नहीं देखा कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे अच्छा स्केटबोर्डर बनूंगा, लेकिन उन्होंने एक टेक्निकल, चैलेंजिंग, ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस क्रिएट की स्केटबोर्ड के साथ। उनका जो गोल था वो ये था, एक प्रोसेस के साथ में उन्हें वो मिला। तो जितना डिटेल्ड आप अपने फ्यूचर सेल्फ को सोच सकते हैं, लिख सकते हैं ना, जितना मेजरेबल बना सकते हैं, उनमें माइलस्टोन क्रिएट कर सकते हैं, उतनी ही इफ़ेक्टिव आपकी प्रोसेस और प्रोग्रेस होगी। मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर कर रहा है। आपको इंस्पायर कर रहा है कि नहीं, मुझे ये बताइए। प्लीज़ शेयर इट विद योर चिल्ड्रन जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज गोइंग बच्चों के साथ में। आप सोचिए, अगर वो इस तरह से एक रास्ता बना लें तो ज़िंदगी कहाँ की कहाँ जाएगी। Thank you so much for being in my life. Please do follow this channel, like and subscribe, share these videos with lot of people ताकि मैक्सिमम लोग बेंजामिन हार्डी की इस ब्यूटीफुल बुक को अपनी लाइफ के अंदर उतार सकें और बेनिफिट पा सकें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।